नाज़रीन, हामिद मीर ने कहा कि लाहौर मेट्रो बनने के दौरान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने 45% कैशबैक खाया। ये हामिद मीर ने नहीं कहा। हामिद मीर ने कहा कि मुझे ये बताया जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने। ये तो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की करप्शन कहानी। दूसरी जानब इमरान खान को कोर्ट्स कचहरी में घसीटा तो जा रहा है, लेकिन क्या इमरान खान पे कोई करप्शन के चार्जेस या ऐसे एलिगेशंस लग सकते हैं जिससे वो नाअहल हो जाए या उसकी पार्टी खत्म हो जाए? दूसरी जानिब हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कारकुनान ओहदेदारान जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 9 मई के वाक़यात से जिन्होंने ऐलान ला तल्लकी किया, फिर उनको इन केसेस से निकाल दिया गया, जमानतें होंगी कल से दोबारा फिर उनके घरों पे छापे पड़ना शुरू हो गए। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा फिर इकट्ठी हो रही है, जिसकी वजह से हुकूमत को एक मरतबा फिर घबराहट का ये शिकार हो गई है हुकूमत? ये सब कुछ और बहुत कुछ आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। तहकीकी मरकज़ के साथ मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि पाकिस्तान में ज़राअत के मैदान में हम लोग तरक्की करके हमारी जो इकॉनमी है उसको बेहतर बना सकते हैं। नाज़रीन, आवाम के लिए या आपके लिए ये एक इन्फॉर्मेशन है कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। हमारी डायरेक्टली इनडायरेक्टली 80% जो पॉपुलेशन है वो ज़राअत से वाबस्ता है। आप उसमें से उस 80% में से मोर देन 40% जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है, जिनको हम फार्मर्स कहते हैं या ज़मींदार कहते हैं। ये उगाते हैं, फिर उसके बाद इसमें फैक्ट्री मालकान्स हैं, फिर हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, और फिर उसके बाद एक लंबी मजदूरों की भी लिस्ट है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ग्राउंड रियलिटी बताई और इसमें कोई हंसने वाली या मजाक वाली बात नहीं है। अगर हम अपने एग्रीकल्चर को दुरुस्त कर लेते हैं तो बिल्कुल पाकिस्तान दुनिया की बड़ी इकॉनमी बन सकता है, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। एक दौर था जब पाकिस्तान की कॉटन पूरी दुनिया में मशहूर थी, आज भी पाकिस्तान के मैंगोज पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इसके अलावा पाकिस्तान दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है जो गंदम प्रोड्यूस करता है, और शायद इसी तरह से 6ठा बड़ा मुल्क है जो कि दूध की प्रोडक्शन में 6ठे नंबर पे हैं हम लोग। नाज़रीन, अलमिया ये है कि ये नंबर्स जो हैं, दीज नंबर्स डजंट मैटर। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर का जो निज़ाम है उसमें इस कदर शदीद इस्लाहात की ज़रूरत है जो कि बाआसानी पॉसिबल नहीं है। हमारे पटवारी से लेकर, ये मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि हमारे पटवारी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक हर बंदा करप्ट है। यहाँ पे हर बंदा करप्शन के पैसे खाना चाहता है। हमारी ब्यूरोक्रेसी जिसने इस मुल्क में 70 सालों में सिवाय तबाही और बर्बादी के कुछ नहीं दिया, वो अब इसको सही किस तरह से कर सकती है? हालांकि अगर हम सिर्फ अपना एग्रीकल्चर ही दुरुस्त कर लें तो हमारे मुल्क की इकॉनमी ऑटोमेटिकली बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर हम ग्राउंड लेवल पे जाएं और फार्मर के जो इश्यूज़ हैं, जो कि ऑन ग्राउंड इश्यूज़ होते हैं फार्मर के, उसको बेचारे को सबसे पहला मसला होता है खालिस बीज का। बीज लगाता है, फिर उसको पानी का मसला है, बिजली का मसला है, फिर उसके बाद उसको स्प्रे का मसला है, पेस्टिसाइड का, फिर उसको खादों का मसला है, फिर उसके बाद जब उसकी फसल तैयार होगी फिर उसको हार्वेस्टिंग के लिए उसको मशीनों की ज़रूरत है, फिर उसके बाद उसने जाना है उसको सेल करने के लिए, फिर सेल करने के बाद उसने अपनी रिकवरी करनी है, फिर उसने बैंकों के साथ उसका रिलेशन है। तो नाज़रीन, जितना भी ये सिस्टम है, एक आम फार्मर कम अज़ कम 50 लोगों को खिलाता है, फिर कहीं जाके बेचारा अपनी फसल बेचने के काबिल होता है, तो उसके बाद उसके पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। तो फिर अगर हम दुनिया में 7वां मुल्क हैं जो कि वीड प्रोड्यूस करते हैं, गंदम प्रोड्यूस करते हैं, तो फिर हमारे मुल्क में आटे का बहरान क्यों? सिर्फ इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे सिस्टम नहीं है। और एक और बहुत बड़ी करप्शन जो हम लोग करते हैं वो ये है कि हम अपने ही मुल्क में उगाई हुई जो गंदम है वो 2000 रुपये फी मन पहले रशिया को बेच देते हैं, फिर रशिया से 3000 रुपया फी मन दोबारा खरीद लेते हैं, और उसमें 1000 रुपया जो होता है वो कमीशन जब आ रहा होता है तब होता है और जब जा रहा होता है तब भी होता है। इस मुल्क में ग्रीन रेवोल्यूशन का जो एक दौर था वो गुजर चुका है। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। अगर आज भी एग्रीकल्चर को बेहतर करने की कोशिश की जाए, लेकिन कोशिश करने से कुछ भी नहीं होता अनटिल अनलेस आपके सिस्टम में बेहतरी ना आ जाए। ना ही तो आपका पटवारी काम करना चाहता है,
ना ही आपका असिस्टेंट कमिश्नर काम करना चाहता। डिप्टी कमिश्नर साहब तो वैसे ही जो है वो बड़े वीगो डाले पे सुकून से ठाठ बाढ़ में अपने ऑफिस में बेहतरीन मौजें कर रहे होते हैं। काम कौन करता है इस मुल्क में? कोई भी काम करने को तैयार नहीं। बेचारा एक फार्मर है, वही मेहनत मजदूरी करके इन सब के पेट पाल रहा है। लेकिन नाइंसाफ़ी और जुल्म ये है कि उस फार्मर के पास फिर भी अपने खाने को ना ही तो आटा है और ना ही उसके पास पीने के लिए दूध है। तो नाज़रीन, ये तो है खैर ग्रीन रेवोल्यूशन का वो ख्वाब जो शर्मिंदा ताबीर होगा या नहीं होगा, या फिर पिछले सियासी वादों की तरह ये भी एक वादा होगा। लेट्स कम बैक टू द ओरिजिनल कंटेंट। अगर हम वापस आएँ तो हामिद मीर ने गुज़श्ता दिनों ये कहा, उन्होंने कामरान खान साहब के प्रोग्राम में ये फरमाया कि जनरल बाजवा साहब ने उनको बताया कि लाहौर मेट्रो में 45% के करीब कमीशन खाया गया है और वो कमीशन डायरेक्ट मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने खाया। एक और इशू जो आजकल ज़्यादा जिस पे खप डली हुई है कि जी इसराइल की जो काबीना है, जो असेंबली है, उसने पीटीआई या फिर पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल पे बहस की है और उन्होंने कहा है कि मुल्क में पाकिस्तान का नाम लेकर उन्होंने कहा कि इस तरह की सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। पहली बात तो ये कि मौजूदा हुकूमत अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर चुकी है इसराइल के साथ रिलेशन डेवलप करने के। फिर उसके बाद हमने देखा सऊदी अरब वैसे भी इसराइल के साथ लिंक्ड है और काम शाम कर रहा है। अब बात यह है कि इमरान खान का एक वाज़ेह स्टांस है इसराइल के बारे में। उन्होंने कहा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जो फरमाया था कि हम कभी भी अनटिल अनलेस जब तक इसराइल फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं कर लेता, आज़ादी नहीं दे देता, तब तक मैं इसराइल को तस्लीम नहीं करूँगा, ये सब ने कहा। और फिर कल हामिद मीर ने दोबारा इसको दोहराया, इस पूरे अमल को। उन्होंने कहा इमरान खान पर बहुत प्रेशर था, लेकिन इस प्रेशर के बावजूद इमरान खान ने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और शायद ये भी एक वजह थी इमरान खान को नीचे गिराने की। तो इस तरह से अब आप जितना मर्जी शोर डाल लें, हाँ ज़ाहिर सी बात है पूरी दुनिया में तशवीश पाई जाती है पाकिस्तान की इंटरनल सूरत हाल को लेके। बड़े बूढ़े बच्चे औरतें यहाँ पे जेलों में हैं और मैं पिछले तकरीबन जो है वो 1 साल से इस चीज़ पे बहस कर रहे हैं हम लोग कि क्या ये ठीक है या नहीं। नाज़रीन, पूरी दुनिया में इंसानी हकूक़ जो हैं उनको माना जाता है, उनको फॉलो किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में आपके सामने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कितनी ख़वातीन वर्कर्स, उनके ऊपर केस क्या है ये तो आप बता दें। नथिंग, कुछ भी नहीं। फिर हमने बीच में देखा कि हुकूमत ने खप भी डाली और उन औरतों पे उनकी जो थी सेक्शुअल हैरेसमेंट के ऊपर भी कुछ बातें आई और फिर कहा गया कि शायद किसी का रेप हुआ है, इस टाइप की बातें। ज़ाहिर सी बात, जब औरत जेल में होगी तो उस बेचारी की इज़्ज़त कहाँ महफूज होगी? यहाँ पे तो चौक चौराहों में घरों में औरतों की इज़्ज़तें महफूज नहीं है, तो फिर वहाँ पे क्या होगी? तो मजमूई सूरत हाल पाकिस्तान की सबके सामने है। इसके ऊपर इसराइल, अमेरिका या फिर यूएनओ, यूरोपीय यूनियन, कोई भी इसके ऊपर एतराज़ कर सकता है। ये कोई अचंभे की बात तो नहीं है। तो देखना ये होगा आया कि क्या इस तरह से इमरान खान और उसकी पॉपुलैरिटी को कम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। आप जितने मर्जी इल्ज़ामात लगा लें, लेकिन जब तक आप आवाम को ठोस शवाहिद फराहम नहीं करेंगे तो आपकी पोजीशन यही रहेगी जो मौजूदा आपकी है। आप कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से अवामी एक परसेप्शन कायम कर ली जाए कि इमरान खान बहुत बड़ा गद्दार है या फिर कोई मुल्क दुश्मन है, लेकिन वो परसेप्शन आज तक कायम नहीं हो सकी और यही वजह है कि अभी तक इलेक्शन की डेट भी अनाउंस नहीं की जा रही। नाज़रीन, एक तरफ तो इमरान खान पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी जानिब हर रोज़ हुकूमत का एक नया करप्शन का केस सामने आ रहा है। गुज़श्ता दिनों भी मैंने आपको बताया कि सलमान शहबाज जो कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं, उनके ऊपर इतना बड़ा केस था। उस केस में अरशद शरीफ, फिर उसी केस में मकसूद चपड़ासी और इससे उसके रिलेटेड वो जो उनकी इंक्वायरी कर रहे थे डॉक्टर साहब, वो ये सारे के सारे बंदे दुनिया छोड़ के चले गए। लेकिन हमने देखा कि गुज़श्ता शब वो सारे का सारा केस जो था वो ना सिर्फ उन्होंने शहजाद अकबर और FIA पे डाल दिया। उन्होंने कहा कि आप बताएं कि आप किस तरह से ये इन्वेस्टिगेशंस कर रहे थे। तो मुख्तसर ये कि हुकूमत को रिलीफ मिलना जारी और सारी है। अवाम कल भी परेशान थी, आज भी परेशान है। देखना ये होगा कि आया कि ग्रीन रेवोल्यूशन इस मुल्क में क्या तरक्की के नए बाब खोल सकता है या नहीं। दूसरी जानिब इमरान खान पर 100 से ज़्यादा केसेस हैं, 7 केसेस में, 8 केसेस में, 10 केसेस में रोज़ाना इमरान खान बेचारा ज़मानत करवाने कोर्ट में पहुंचा होता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनके घरों पे दोबारा फिर छापे मारने
कि वो जो कार्रवाई थी वो दोबारा फिर स्टार्ट कर दी गई है। इट मीन्स दैट कि दाल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काला हो गया है। वो लोग जो कि इमरान खान को छोड़ गए थे, उन्होंने दोबारा फिर इमरान खान की कुर्बत हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं, और यही चीज़ जो है शायद हुकूमत को एक आंख नहीं भा रही है। और ज़ाहिर सी बात है, ये पॉलिटिकल चालें होती हैं जो कि आप चल रहे होते हैं वक्ती तौर पे, और उनको ये कंफर्म है आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्टी के अहदेदारान और वो लोग जो पार्टी छोड़ गए हैं, उनको पता है कि ये वोट बैंक सारे का सारा इमरान खान का है, और इमरान खान के बगैर अवाम किसी को वोट नहीं देंगे। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।